यार एक मिनट नहीं रहने दे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? काइंडली अपने माइक्स जो हैं वो म्यूट कर दें। और सेकेंडली मुझे स्क्रीन शेयर का बता दें, देन हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिन लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब से ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों के लिए भी यही है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं बेशक आप कमेंट्स में उसमें छोड़ सकते हैं, और क्वेश्चन जो हैं वो आज लास्ट में लिए जाएंगे। जो लोग जूम मीटिंग के अंदर हैं उन लोगों के लिए भी यही है कि आप क्वेश्चन जो हैं अपने पास रखने हैं। एंड पे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा और उसमें क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम्ड है। तो दैट इज द रीजन वाई हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर छोटी मोटी नेटिविटीज के अंदर ना फंसे। हाँ, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई रिपीट करने वाला है, तो वो आप जरूर मुझे कह सकते हैं। बट अगर ये हुआ कि क्लास में आप लेट आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें, तो वो आज काम जो है ना वो थोड़ा सा आपने उससे माजरत करनी है कि वो काम आज ना हो। ठीक है जी। मूविंग फर्दर, अच्छा, जिन लोगों को भी लिंक का इशू हो रहा है कि लिंक नहीं मिल रहा या फिर लिंक शेयर नहीं हुआ उनके ग्रुप में, तो वो जो भी लोग फेसबुक पे हैं वो दूसरों के साथ भी लिंक जो है वो शेयर कर दें, और ताकि फिर मैक्सिमम लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ऐसे की रिवीजन क्लास पहले कुछ और तरीके से होती थी, बट जिस तरह मैंने आपके साथ पहले ग्रुप्स में शेयर किया कि हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। और हमने स्ट्रेटजी इस तरह चेंज की कि आज हम पूरा एक पेपर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, और उसमें हम एक टॉपिक उठाकर फिर उसके ऊपर पूरे का पूरा ऐसे कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ताकि, और मैं ये उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करूंगा जो स्टेप्स आपको उधर पेपर के अंदर फॉलो करने होते हैं। सो द मेन रीजन बिहाइंड इट कि आपको पता चले कि आपने किस तरह एनालिसिस बिल्ड करना है, या आपने किस तरह टॉपिक की सिलेक्शन करनी है, और किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एंड फर्दर स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। एज पर एज दी रिवीजन इज कंसर्न, तो हमने ओवरऑल बैच के अंदर भी ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी चीज आपने किस तरह बनानी है, और उसके ऊपर बारह आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम ऑब्वियसली मॉक्स की तरफ डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे, बट रिवीजन क्लास वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, कि इन केस आपके कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप उसमें ये इस पर्टिकुलर क्लास में आप वो चीज़ कवर अप कर सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, अगर आप बात करें, सो विल बी फोकसिंग ऑन दी ऐसे पेपर ऑफ CSS 2023 फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। बट उससे भी पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें पता हो कि जो मैं हमेशा से कहता हूँ, लेट्स मूव इट फर्दर, जो हमेशा से कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको उन इंस्ट्रक्शंस का पता नहीं होगा आप शायद पेपर अटेम्प्ट उस तरह से ना कर पाए। सो ये दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके क्वेश्चन, जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसके ऊपर ये दो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। वो अमूमन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, हम आगे गुजर जाते हैं, और क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी अपना जो है वो टॉपिक पकड़ें और उस पर लिखना शुरू कर दें। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एज द स्क्रीन शोज इज कि जी वो आपसे डिमांड करता है कि मेक एन आउटलाइन, राइट अ comprehensive essay of 2500 to 3000 words on any one of the given topics। उसके नीचे जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं उसमें से वो कहता है किसी एक को उठाएं, उसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव ऐसे लिखें और साथ एक आउटलाइन उसकी बना दें। उसके बाद ये इसमें जो कैपिटलाइज करके उन्होंने लिखा हुआ ना वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ, यार जिसका माइक ऑन है काइंडली माइक म्यूट करें, ये काम आपने आज प्लीज नहीं करना।
अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखें, आपने ऐसे तो एक लिखना है, लेकिन हम वो जो टाइप्स में फंसे हुए हैं उन टाइप से जरा हमने बाहर निकलना है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हमने जिस तरह टाइप्स को पकड़ लिया हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है, और ना ही आपने जेहन में रखना है, क्योंकि हर ऐसे जो भी आएगा सीएसएस के अंदर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, पीएमएस के अंदर, वो एक ही तरीके से लिखा जाता है, खा वो जुडिशरी में आप लिख रहे हैं, किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिख रहे हैं। सो टॉपिक देखकर उसके बुनियाद पर लिखने का तरीका नहीं बदल जाता, लिखा एक ही तरीके से जाता है। सो इसीलिए वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। अब मजे की बात है, वो आपको कहता है एक ऐसे लिखें लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करें। सो हमने तो इनको अलग ही फॉर्म, हमने इन्हें अलग टाइप्स ऑफ ऐसे बना लिया हुआ है। हालांकि ये डिस्कोर्सेज हैं जो कि आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हो। आप देखें, एक ही पैराग्राफ के अंदर कहीं आप एक्सपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे होते हो, कहीं वहां पर आर्ग्यू कर रहे होते हो, कहीं चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हो, और कभी कभी आप नरेट कर रहे होते हो इवेंट्स को, एग्जाम्पल्स को, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को। सो ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज हैं जो कि आपने उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, जो एक ऐसे आप लिख रहे हैं। उसके बाद वो कहता है जी, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशन मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह ऑर्गेनाइज करना है अपनी चीजों को। रेलेवेंस का हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रेलेवेंस वो लिखे जो वो पूछ रहा है, वो ना लिखें जो आपको आता है। सो बी वेरी रेलेवेंट, कि अगर उसने आपसे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज मांगे हैं तो मेहरबानी कर कर कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ही दें। वो जो सोल्यूशन वाला हम लोग हमारे में आ गया हुआ है ना कि हर जगह सोल्यूशन देने ही देने हैं, उससे गुरेज कर लें अगर वो आपसे नहीं मांग रहा तो। इन द सिमिलर वे, क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे के अंदर, और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज और क्लैरिटी ऑफ स्टांस दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं इन चीजों को जरा जल्दी इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज हम इस पे पहले से डिस्कशन कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। सो सेकंड इंस्ट्रक्शन यही है कि कोई स्पेस नहीं छोड़नी एंड ऑल दोज थिंग्स। मूविंग टू द इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पेपर ये है, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ सी एस एस 2023। इस तरह आपकी पहले इंस्ट्रक्शंस होंगी और उसके बाद आपको 10 टॉपिक्स फॉर एग्जांपल दिए जाते हैं। अब पहली द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टू सेलेक्ट द टॉपिक। अब देखें, अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, डेफिनेटली आप आगे तो मूव कर ही नहीं सकते। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। नाउ हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, दैट इज अनदर एक्सरसाइज एज वेल। हमने कुछ कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कुछ ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं, कुछ आपके क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, कुछ आपके स्टांस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। वो मे बी एक स्टेटमेंट हो सकती है, वो मे बी एक क्वेश्चन हो सकता है, इन द सिमिलर वे वो कुछ चॉइस हो सकती है। सो हमने ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी की थी। एंड देयर कम्स द लास्ट कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स, और वो होती है आपकी मेनली, या तो वो फिलोसफिकल होती है, या फिर वो एक आपकी जिसको आप लिटरेरी कहते हो। सो सबसे पहला काम तो ये है कि आप ये देखें कि आपने कौन सा टॉपिक आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। काइंडली, दो लोग हैं जिनका माइक म्यूट नहीं है, अपना माइक म्यूट कर लें, अदरवाइज आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। थैंक यू। अच्छा, सो ये है कि आपने पहले ये तो, इसके लिए जरूरी है यहाँ तो आपको पता हो कि एक चीज के इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप लिख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता हो ये कैटेगरी ऑफ टॉपिक कौन सा, ताकि आप उस हिसाब से उसकी ब्रेक डाउन कर लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कैटेगरी ऑफ टॉपिक का सिर्फ काम ब्रेक डाउन करना है, दैट्स इट। इसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। बाकी उसके बाद हर ऐसे का इंट्रोडक्शन सेम तरीके से लिखा जाता है, उसका कंक्लूजन सेम तरीके से लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ सेम तरीके से लिखा जाता है, तो देर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन देम। सो द फर्स्ट थिंग, आपको क्या लगता है कि जो दो, आप बताएं जी, आपको क्या लग रहा है बेयर रीडिंग से कि कौन सा टॉपिक कौन सी कैटेगरी का है। सो वंस यू आर डन विद दिस कि यार ये कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी का है, मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया कि मैंने आप लोगों के लिए बना दिया कि कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी का है। सो हियर वी गो। हमें नजर आया कि जी इंस्ट्रक्शन इज यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन एज डिस्कस्ड अबव, की ये स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि स्टेटमेंट्स को भी आप निगेट कर सकते हो। देर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल के जी अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो यू कैन नॉट निगेट। क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस दिया था
आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट का, जिसमें वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जी, अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी essay इज एन आर्ट ऑफ ओपन डिस्कशन वेयर a person can agree or disagree with the topic or negate the topic, and that's very clear thing. So ये आप सब आपके सामने प्रेजेंट है कि कौन सा टॉपिक कौन सी कैटेगरी का है। अब इसी तरह जैसे नॉट ऑल रिसाइकलिंग projects are cost effective, it's again a stance based statement. Again, the fool speaks and the wise listens is a philosophical topic. A friend walks in when everyone walks out is a philosophical topic. अगेन नीचे मोस्टली आपकी जो स्टाफ बेस्ड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। 2023 का मोस्टली पेपर स्टाफ बेस्ड स्टेटमेंट्स पर था, जिस तरह 22 का टॉपिक मोस्टली रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर था। इसके अंदर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो रिलेशनशिप बेस्ड हो, ना ही इसमें कोई क्लियर इंडिकेशन वाला टॉपिक आया। सो फर्स्टली ये दो काम कर लिए। आफ्टरवर्ड्स हम अगर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें से हम डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि हमें कौन सा ज्यादा अच्छा आता है, हम उसके बाद उस टॉपिक को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो CSS 2023 में फॉर एग्जांपल आई हैव सिलेक्टेड द टॉपिक नंबर 6। सो मैंने देख लिया कि टॉपिक नंबर 6 ये है, आज हम यही सिलेक्ट करेंगे और इसी पे आगे बात करेंगे। सो हमने देख लिया कि स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट है। स्टांस बेस्ड अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप बताएं अमूमन जो है उसकी ब्रेक डाउन कैसे, अगला काम क्या होता है कि हमने ब्रेक डाउन करनी है। सो हमने आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक हमने क्या कर ली, ब्रेक डाउन कर ली। ये जी इसकी ब्रेकडाउन मैंने इस तरह की थी। अच्छा, इस टॉपिक की ब्रेकडाउन दो और तरीके से भी हो सकती थी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर दो स्टांस एग्जिस्ट करते हैं। वन इज रिगार्डिंग द कन्वीनियंसी, क्योंकि वो कहता है कि जी ऑनलाइन लर्निंग जो है वो नॉट ओनली कन्वीनियंट है बल्कि इफेक्टिव भी है। सो दो पैरामीटर्स आ गए, वन के यार इनमें से कन्वीनियंट कौन है और दूसरा कि इनमें से इफेक्टिव कौन है। सो वो तो कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट भी है इफेक्टिव भी है। अब देयर माइट बी सम अदर पर्सन जो कि कहता है कि नहीं जी ये ना कन्वीनियंट है ना इफेक्टिव है। फिर देयर माइट बी अ थर्ड पर्सन जो कहता है कन्वीनियंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। देयर मस्ट बी सम पर्सन जो कहता है कि जी कन्वीनियंट नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। सो चार डिफरेंट स्टांस बन सकते हैं इसके ऊपर। बट मैंने क्या स्टांस लिया, अगर कोई बंदा ये स्टांस लेता कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट भी है और इफेक्टिव भी है, कि टोटली एग्री करता विद द स्टेटमेंट या टोटली डिसएग्री करता कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कन्वीनियंट भी नहीं है और इफेक्टिव भी नहीं है, फिर तो डायरेक्टली हेडर तीन ही बनने थे। ए पे इंट्रोडक्शन, बी पे आपका स्टांस और सी पे कंक्लूजन। लेकिन इशू कहाँ पर आया, क्योंकि मैंने इसके अंदर दो दो डाइवर्जिंग स्टांस लिए। मैंने क्या किया, मैंने हाफ एग्री किया और हाफ डिसएग्री किया। मैंने इसको सिंपली ये कहा कि देखिए जी ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट जरूर है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, लेकिन मैंने साथ ये बात कर दी कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव हैं ऑनलाइन लर्निंग से, विच मींस कि मेरा जनरल स्टांस ये था कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 4 हेडर्स बने। एप इंट्रोडक्शन, आप इसको दो तीन भी हेडर बना सकते थे इफ यू वांट टू, लेकिन यहाँ पर ब्रेक डाउन पॉसिबल है क्योंकि दो लिटमस उसकी कैटेगरीज हैं या दो आपके कंपैरेटिव के लिए आपके पास इंडिकेटर्स आ गए हैं। सो यू कैन मेक इवन 4 हेडर्स एज वेल। सो फॉर एग्जांपल ए पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, बी पे आपने लिखा कि ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। सी पे आपने लिख दिया जो मैंने लिखा था, मैंने ये लिखा था कि फॉल्ट लाइन इन ऑनलाइन लर्निंग एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मेक ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मोर इफेक्टिव। ये भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जो ग्रीन में दिया हुआ है ये ज्यादा सिंपल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन लर्निंग, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दें। यहाँ तक मुझे बताएं कि क्लियर है सबको। जरा जल्दी जल्दी एक क्विक रिव्यू दे दें, यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलें। ठीक है जी। जब आपने ब्रेक डाउन कर लिया, ब्रेक डाउन करने के बाद अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रेनस्टॉर्म। कि भाईजान आपने जो हेडर बना लिए हैं उसके नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी तो लिखने हैं। अब बिना आर्ग्यूमेंट्स के तो काम नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली यू नीड सम आर्ग्यूमेंट्स देयर। अब वो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेंगे, उन आर्ग्यूमेंट को लिखने निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं उसको। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम जब लिया जाता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम जब लिया जाता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या बला का नाम है।
जो बहुत मुश्किल है, जो शायद कभी आप सीख ही नहीं सकते। इट इज समथिंग कि जो शायद चंद लोगों को आती है, बाकियों को नहीं आती। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी सिंपल थिंग। आपके जहन में जो भी रैंडम आइडियाज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये हेडर, मेन दो हेडर्स बना लिए थे कि जी आपने पहले हेडर के नीचे वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं कि जो ये शो करें कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, और सी हेडर के नीचे वो लिखने थे जो ये प्रूव करे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ज्यादा इफेक्टिव है। अब कन्वीनियंसी क्या है और इफेक्टिविटी क्या है, ये आपको बेहतर पता। अब आपने फॉर एग्जाम्पल रैंडम पॉइंट्स निकालना शुरू किए, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड गोज ऑन। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20 आर्ग्यूमेंट रैंडम पॉइंट्स इस चीज पे आ गए कि जी इस तरह ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंस है, आप कहते हैं एक्सेसिबल है, कॉस्ट फ्रेंडली है, और काफी चीजें। इन द सिमिलर वे आप कहते हो कि दूसरी तरफ 20 पॉइंट्स आपकी इस बात पे निकल आए कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैसे इफेक्टिव है। अब आप कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि एक आउटलाइन के अंदर 11 से 17 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये तो 40 बन रहे हैं हमारे पास, हम क्या करें? सो ब्रेन इसी चीज का नाम है कि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा है वो आउटलाइन का पार्ट बनने का पर्टिकुलर उसके पास राइट है भी या नहीं। सो वो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा कि आप आर्ग्यूमेंट से बेसिकली 3 सवाल पूछोगे। अब 3 सवाल कौन से पूछोगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला तो सवाल आप हर आर्ग्यूमेंट से ये पूछोगे कि भाईजान आप ये बताएं मुझे कि क्या द पर्टिकुलर थिंग कि जी जिस हेड के नीचे मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, क्या आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, दे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक हेडर कि जी एक टॉपिक है जी, गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस में भी। सो आप कॉज के नीचे एक चीज पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो उससे पहला सवाल तो यही बनता है ना कि आप उससे पूछें कि क्या तुम वाकई कॉज हो। इन द सिमिलर वे इस केस के अंदर आप वो देखेंगे कि जो ये शो करे कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है किससे, ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिगार्डिंग द रेलेवेंसी ऑफ दैट पॉइंट। अगर तो वो रेलेवेंट नहीं है तो उसको उधर ही काट दें। लेकिन अगर वो रेलेवेंट है तो दूसरा सवाल उससे पूछा जाएगा रिडंडेंसी के बारे में, रेपिटेशन के बारे में। सो आप दूसरा सवाल उससे पूछेंगे कि क्या मिस्टर आर्ग्यूमेंट तुम अपने आप को कहीं रिपीट तो नहीं कर रहे, कि अपनी बात फॉर एग्जांपल तुम्हारे जैसा सेम आइडिया ऊपर किसी आर्ग्यूमेंट में डिस्कस हो चुका हुआ है। सो कहीं तुम दोबारा से रेपिटेशन में तो नहीं आ रहे। सो सेकंड चेक, रेलेवेंसी का चेक, और दूसरा रिडंडेंसी का चेक। अगर तो वो रिपीट हो रहा है तो काट दें, अगर नहीं रिपीट हो रहा तो उसको रख लें। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर आर्ग्यूमेंट वुड बी कि मिस्टर आर्ग्यूमेंट डू यू हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट योर, as discussed earlier, कि evidence does not mean facts only. There are 54 types of evidences, और उसमें आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि केस स्टडीज भी आ सकती हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी आती हैं, एनोलॉजीज भी आती हैं। इसके अलावा देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिटन विद इन दी एम्बिट ऑफ एविडेंस। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि यार आप इवन कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, आप कोई कोटेशन दे सकते हो, कोई सेइंग, गुड मूवी, गुड ड्रामा, इवन अ बुक, जर्नल और न्यूज़पेपर, एनीथिंग दैट बेसिकली जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट कैन बी रिटन एज एन एविडेंस। नाउ मूविंग फर्दर, जब वो तीसरी सवाल उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास अपने आप को साबित करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद है, so if you have an evidence for an argument, just done with it। मतलब ये, अगर कोई आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट है, रिडंडेंट नहीं है, और उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए एक एविडेंस मौजूद है, तो उसको आप अपनी आउटलाइन का पार्ट बना लेंगे। और जिसके पास इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग है उसको आप अपनी आउटलाइन का पार्ट नहीं बनाएंगे। सो दैट इन दैट पर्टिकुलर वे आपका मेन हेड के बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। सो वंस यू आर डन विद दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग, द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास एक रफ फॉर्म के अंदर एक आउटलाइन आ जाएगी। जब आपके पास रफ फॉर्म के अंदर एक आउटलाइन आ जाएगी तो अगला काम क्या है? टू प्रेजेंट दैट आउटलाइन इन द नीट वे। अब आउटलाइन को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। लेट से कुछ लोग क्या करते हैं, वो आउटलाइन की हेडिंग से पहले थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आउटलाइन की फॉर एग्जांपल
हेडिंग दे के, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। कुछ क्या करते हैं इन द सिमिलर वे, कुछ लोग जो हैं वो जो आउटलाइन है वो या तो आपकी फ्रेज फॉर्म में बनाते हैं या फिर वो सेंटेंस फॉर्म में बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट के नीचे सब हेड बनाते हैं दो, कोई एक सब हेड बनाता है, कोई केस एंड स्टडी देता है, कोई कुछ भी नहीं देता। सो बच्चों, बात करने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे फॉर्मेट्स ठीक हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आपकी वो जो मैंने टॉप 4 आपको रीजंस बताई फेलियर की, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, रेलेवेंट लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक वोकैबलरी का इस्तेमाल किया, आपके पेपर के अंदर क्लैरिटी है, कोहेरेंस है, कोहिजन है, कैंडेडनेस है, और लास्ट कम्प्रिहेंसिवनेस है। सो यू आर गुड टू गो टू पास दैट एसे। कोई बंदा इस बात पे फेल नहीं होगा कि उसने फ्रेज फॉर्म में आउटलाइन बनाई है या सेंटेंस फॉर्म में बनाई है। इन द सिमिलर वे को बंदा इस बात पे फेल पास नहीं होगा कि उसने सब हेड्स बनाए हैं या नहीं बनाए। इन द सिमिलर वे वो कोई भी बंदा इस बात पे फेल हरगिज नहीं होगा कि उसने थीसिस स्टेटमेंट ऊपर अलग से लिखी है या उसने आउटलाइन में लिखी है या बिल्कुल लिखी नहीं है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था उसकी दो जगह हैं। द वन, फर्स्ट वन कौन सी है? द लास्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन, इफ यू आर बेसिकली राइटिंग इंट्रोडक्शन विच फॉलोज लाइक गोइंग जर्नल टू specific, and on the other hand, in the case of conclusion, it is the first line of the conclusion, first sentence of the conclusion. सो इसके अलावा ये दो परमानेंट जगह हैं, इसके अलावा आप जिधर भी लिखते हैं दोज आर ऑप्शनल, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलते भी नहीं है और कटते भी नहीं है। सो मूविंग फर्दर, जब आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो आपके पास कुछ पॉइंट्स आए उनको आपने प्रेजेंट करना है, बट उससे पहले आपने अपनी फॉर एग्जांपल थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ये जो थीसिस स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, ये एक सिंपल थीसिस स्टेटमेंट है। इसको मैंने कोई कंपाउंड थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। वन इज द सिंपल थीसिस स्टेटमेंट, अनदर इज द कंपाउंड थीसिस स्टेटमेंट। इन सिंपल थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि देयर ओनली द मेन थिंग इज द स्टांस, दैट्स इट। और जबकि कंपाउंड थीसिस स्टेटमेंट की जब बात आती है तो स्टांस के साथ डायरेक्शन आ जाती है। डायरेक्शंस आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आप तीन लिख सकते हो, तीन से ज्यादा नहीं लिख सकते। सो बेसिकली अगर आप ये थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको मेरे वही हेडर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाई थी कि देयर इज नो डाउट इन द कन्वीनियंस एंड शॉर्ट टर्म इफेक्टिविटी provided by the online learning, the first header. However, the fault lines in the online learning and advantages of traditional classroom instruction over it make it a viable substitute to the traditional learning, not a replacement. सो बात ये है कि मैंने दो चीजों को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली उसको बता दिया कि भाई ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन लर्निंग। सो दैट वाज द मेन थिंग एंड दैट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द एसे। सो आफ्टर दैट आपने फॉर एग्जांपल, नाउ यू विल मूव टू द पॉइंट्स ऑफ द आउटलाइन। अब ये जो आपके सामने लिखी हुई आउटलाइन, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव, सॉरी उसको कह सकते हो डिटेल्ड आउटलाइन है। इसके अंदर सब हेड्स बने हुए हैं, बट इफ यू डोंट वांट टू मेक इट द सब हेड्स, देयर इज नो कंपल्शन कि आपने ये सब हेड्स बनाने ही बनाने हैं। इन द सिमिलर वे ये थोड़ी सी आप फ्रेज फॉर्म में बनी हुई है, लेकिन आप इसको सेंटेंस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जस्ट एक सामने आपके सैंपल रखना था तो मैंने ये रख दी। सो इसमें फॉर एग्जांपल बी हेडर, जो हमने हमारा ए इंट्रोडक्शन था, बी पे जो हेडर था वो ये था कि ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। कैसे कन्वीनियंट है? मैंने आर्ग्यूमेंट नंबर 1 फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ है कि इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी टू ऑल। ये देखें जी, ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि ये सबको असेसिबिलिटी इंश्योर करती है। इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती कि यार उसको मिलेगी जिसके पास फॉर एग्जांपल जो इस इलाके से है या इस जेंडर से है, और दूसरे को नहीं मिलेगी, या इस एज वाले को मिलेगी दूसरी एज वाले को नहीं मिलेगी। तो it ensures accessibility to all. Everyone can easily get access to the online education, sorry, online learning. So उसके नीचे मैंने क्लियरली ये बात बताई कि यार ये किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना आप अवेलेबल कर सकते हो। दैट इज द एविडेंस और बेसिकली टू सपोर्ट माय स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था आप जनरल नॉलेज भी बना सकते हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल नॉलेज की मैंने बनाई है कि भाई इस तरह भी आप देखें, इधर ना कोई फैक्ट है ना कोई कोटेशन है। इन द सिमिलर वे आप आर्ग्यूमेंट नंबर 2 देखें तो वो कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग इज वे मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो इसका मतलब है कन्वीनियंट तो है। ट्रेडिशनल क्लास इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो आपने जाना है जी, स्कूल जाना है, स्कूल की फीस देनी है,
ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और काफी सारे चार्जेस हैं। तो उस चीज को मैंने नीचे एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया कि देखें जी ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली अगर आप उधर जाए तो ऑन एवरेज आपकी पर मंथ इतनी बनती है, जबकि ऑनलाइन लर्निंग में तो ऐसा कोई आपके चार्जेस नहीं है एक्सेप्ट दैट जो कि आपने डाटा लिया हुआ है या फिर आपने बेसिकली वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये एक और इसकी कन्वीनियंसी ये थी कि ये प्रोग्रेसिव आउटलुक शो करती है विद कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जहाँ पर करिकुलम बहुत पुराना है। तो मैंने केस स्टडी पाकिस्तान की ली और मैंने कहा कि देखें जी 24 ईयर्स ओल्ड जो है आपका आउटडेटेड करिकुलम चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट और द मैट्रिक लेवल। मैट्रिक की तो चले रिफॉर्म हो गया, बट इंटरमीडिएट का आज भी 24 साल पुराना चल रहा है। देन उसके बाद ये भी कन्वीनियंसी है कि इट इज अ सोल्यूशन टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द इलिटरेसी अमंग वुमेन। मैंने कहा शॉर्ट टर्म देखें ये सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल उन दिनों में जब ये ऐसे लिखा गया था तब अफगानिस्तान का इशू नया नया उठा हुआ था। तो अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहां पर वुमेन एजुकेशन कहीं ना कहीं बैन कर दी गई थी बाय द तालिबान। तो द आर्ग्यूमेंट कैन बी रेज्ड इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड एज वेल कि देखें जी ये शॉर्ट टर्म के लिए एक सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। सो इन द सिमिलर वे अगर आप थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें तो पाकिस्तान के अंदर वुमेन की लिटरेसी या फीमेल की लिटरेसी को भी कम करने में शॉर्ट टर्म एक वे आउट जरूर है। उसके बाद देखें कि ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, ये लेसिंग नहीं है लेसन है इन द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक्स। तो पेंडेमिक्स की जो है उसमें भी ये इस्तेमाल किया गया। देखें अब कोविड 19 में ये बड़ा एक वायबल सोर्स था। इन द सिमिलर वे क्राइसिस सिचुएशन हो जैसे अभी अब मेरे ख्याल से आज फिर नोटिफिकेशन गया है लाहौर में स्मोक की वजह से। पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं आप एक्सटेंड कर रहे हो वेकेशन, तब भी यही मसले चल रहे थे। सो स्मोक इन लाहौर के केस में या इवन इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस लाइक मैंने यूक्रेन क्राइसिस की केस स्टडी ली थी कि वहां पर फॉर द टाइमिंग अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं चल पा रही थ्रू द ट्रेडिशनल मीन्स, तो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन या आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग है वो आपकी एक अल्टरनेटिव जरूर प्रेजेंट कर रही है फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस। तो ये डिफरेंट वे आउट है कि इस तरह कन्वीनियंट है। नाउ मूव टू द अदर साइड। मैंने कहा कन्वीनियंट जरूर है लेकिन ट्रेडिशनल क्लास में इंस्ट्रक्शन ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैंने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स वो देने हैं जो शो करें कि इफेक्टिविटी ज्यादा है ट्रेडिशनल क्लास, कन्वीनियंसी वाली बात खत्म हो गई। नाउ आई मूव टू दी इफेक्टिविटी पोर्शन। अब इफेक्टिविटी में मैंने कहा देखें जी ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फिजिकल एलिमेंट लैक करती है। और फिजिकल एलिमेंट से मुराद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डिग्रीज हैं लाइक प्रोफेशनल डिग्रीज की आप बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, किसी और डिग्री की बात करें, आपने डायग्नोसिस सीखने होते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट सीखने होते हैं। लेट से आपके पास काफी ऐसी चीजें हैं जो आप विदाउट टीचर या ऑनलाइन नहीं सीख सकते। अच्छा मैं विदाउट टीचर इनफॉर्मल इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर टॉपिक में ऑनलाइन लर्निंग था। लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया एज एन ऑनलाइन एजुकेशन। सो ऑनलाइन लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। सो बोथ आर डिफरेंट। ऑनलाइन लर्निंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। सो इन द सिमिलर वे ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से मुराद क्लासरूम उस ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की जा रही है जो आपकी क्लासरूम के अंदर आपको एनवायरनमेंट मिलता है। So that topic is not about the online and physical mode of education. These two are but completely separate things in this regard. So moving further, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फिजिकल एलिमेंट लैक करता है। जैसे मेडिकल वगैरह ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है खुद ब खुद बगैर गए नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपकी मार्केट के लिए इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए होता है। और कई ऐसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर स्किल इंपॉर्टेंट है। वो फॉर एग्जांपल उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो अगर वो कोर्सेज ऑनलाइन नहीं पढ़ाए जा सकते, इसी तरह कंप्रोमाइज होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो। इन द सिमिलर वे इफेक्टिविटी के कॉन्सर्न में मैंने कहा कि जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के अंदर काफी ऑथेंटिसिटी का मसला होता है। आप देखें कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, और आप जो भी डाटा आ रहा होता है विदाउट दी पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द एज जो भी आप सर्च कर रहे हो वो आ रहा है। तो यू नेवर नो कि यार 5 साल के बच्चे को कौन सी आपने डाटा देना है और 20 साल को के उम्र वाले बंदे को कौन सा डाटा देना है। इन द सिमिलर वे देर इज अ ह्यूज डाटा अवेलेबल जो कि मिस इन्फॉर्म्ड और डिस इन्फॉर्मेशन पर बेस करता है। फिर इसी तरह मैंने कहा कि देखें जी ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करती है। कैसे? आपकी कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल और नॉन वर्बल। जब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे होते हो मोस्टली
तो आपका जो नॉन वर्बल पार्ट है दैट मेक्स टू 55% ऑफ द कम्युनिकेशन वो लैक कर रहा होता है। सो हाउ कैन यू से कि जी आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग है वो अफेक्टिविटी है, क्योंकि देखें अफेक्टिव कम्युनिकेशन तो तब होगी जब दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर इसी तरह जो आपकी कुछ वैल्यूज हैं जैसे सेंस ऑफ कॉपरेशन है या टॉलरेंस है या इस तरह की कुछ वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ आप क्लास कल्चर से सीख सकते हो, वो आप ऑनलाइन बैठे बैठे चार किताबें पढ़ के या चार जगह से आप कुछ सुन के या आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करके नहीं सीख सकते। तो दैट इज द रीजन वाई जो ट्रेडिशनल क्लासरूम वह वो आपके दरमियान कॉपरेशन आपको सिखाती है, सोसाइटी में रहना सिखाती है। एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। देखें आप स्कूल, मैं स्कूल इसलिए गए या फिर बाकी ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है हम लोग इसलिए जाते रहे हैं क्योंकि अदरवाइज तो सब फिर घर पढ़ लेते, क्योंकि वहां पर जाते हैं तो आपको जिंदगी गुजारने के कई असूल पता चलते हैं जो शायद आप कभी फोकस नहीं कर रहे होते हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इंकलकेट हो रहे होते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो रिफ्लेक्ट कराते हैं। सो दैट वाज, आप देख सकते हैं कि 12 आर्ग्यूमेंट्स थे मेनली। सो मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट्स दिए और देन आई वेंट फॉर द जनरल स्टेटमेंट। देखें आपके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 4 पार्ट्स, स्टार्टिंग विद द जनरल स्टेटमेंट, देन कम्स द स्पेसिफिक स्टेटमेंट, उसके बाद लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आपको पता है मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, यू कैन मेक देम, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट भी हमने बना ली हुई। तो जब आपने टॉपिक आपने ऐसे शुरू करना तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इन योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट वुड बी द जनरल स्टेटमेंट। नाउ दीज, ये जो आपके पास अवेलेबल 4 से 5 सेंटेंसेस हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, so these are basically the general state examples of general statement, specific statement on this topic। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूँ, आपने ज़हन में वही रखना है कि जनरल स्टेटमेंट का क्या काम था और स्पेसिफिक स्टेटमेंट का क्या काम था। अब देखें ये कहता है कि as the educational landscape undergoes a profound transformation in the digital age, the rise of online learning has become a compelling narrative। The allure of convenience and immediate efficacy cannot be denied, yet beneath the surface lies a complex tapestry of challenges। अब मैं थोड़ी सी बात को घुमा रहा हूँ लेकिन उसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। On the other hand, exploring the fault lines within the online learning and recognizing the enduring strengths of traditional classroom instruction, one can navigate a discourse that questions whether online learning is a true replacement or merely a pragmatic substitute in the evolving realm of education। आप इसे सिंपल भी लिख सकते हैं, ये जस्ट जो भी आ रहा था जेन में लिखा जा रहा था, बट आप इसको सिंपल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसको भी मेरे ख्याल से सिंपल होना चाहिए था, बट जो आपके पास उस वक्त नेचुरल आपके पास जो वोकैबलरी आ रही है उसका इस्तेमाल करें। यहाँ तक जनरल स्टेटमेंट आ गई, अभी तक मैंने टॉपिक को नहीं टच किया है सच, मैंने सिर्फ कुछ तमहीद बांध दी है, कुछ एक क्वेश्चन रेज किया है और बस बात को इंटरेस्टिंग बनाया। देन कम्स द स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिसका काम क्या होता है, टू डिफाइन द टॉपिक। मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट इसलिए बात आपको दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम अमूमन, मेरे से सवाल ये होता है और ये बाकी सब के लिए भी है कि यार जो एक पर्टिकुलर हेडिंग आप लगा देते हो विद इन दी फॉर एग्जांपल आउटलाइन के जी डिफाइनिंग द की टर्म्स या डी कोडिंग द टर्म्स, सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि उस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन के बाद यू डोंट नीड टू डिफाइन द टॉपिक, बिकॉज the place where you need to define the topic is basically the specific statement within the introduction, or that would be written after the general statement। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर दो की टर्म्स की डिफाइन करने वाली, वन इज द ऑनलाइन लर्निंग एंड सेकंड इज द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। सो हाउ आई डिफाइंड इट, ये आपके सामने है। मैंने कहा दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मल एजुकेशन ओनली। दैट वाज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो कि मैंने पहले ही बता दी कि भाई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैंने कहा द स्कोप इज वाइड इनफ टू इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मीन्स एंड सोर्सेज, कि बेशक वो फॉर्मल है इनफॉर्मल है दोनों इसके अंदर फॉल करती हैं, क्योंकि हम लोग ये मिसकंसीव किए बैठे थे कि शायद ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है, काफी लोग किए हैं, इसकी वजह से काफी लोग फेल भी हुए हैं इस अरसे के अंदर। देन what was the second key term? The second key term was the traditional classroom instruction।
So I stated that similarly, traditional classroom instruction implies towards the traditional classrooms and its environment. And that's the most important thing कि इसके अंदर सिर्फ वो physical mode of education की बात नहीं की जा रही. The classroom का जो वो environment है, that is also the most important thing. So that is the reason why. So in this way you will start your basically essay. उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर नीचे क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में इसके बाद लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि दैट इज 60 to 65%. अगर 60 to 65% की बात करें तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल पहले चार लिख रहे हैं और इसमें से भी पहले चार लिख रहे हैं तो यू वुड बी गुड टू गो. एंड देन लास्टली द थीसिस स्टेटमेंट आएगी इसके अंदर, वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आप यहाँ तक बता दें जी, इंट्रोडक्शन पार्ट तक क्लियर है सब कुछ. देन हम आगे बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. Say, do we add journal reference in outline? नहीं नहीं, उसके अंदर कोई रेफरेंसेस नहीं आते. आप उसकी बात कर रहे हो अगर तो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है तो उसमें नहीं आते, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आउटलाइन की बात कर रहे हो तो उसमें मैंने बताया कि आप दे सकते हो लाइक दिस. इसके अंदर जो आपके सब हेड्स बने हैं दे आर बेसिकली रेफरेंसेस. सो उसमें भी जनरल आप इसको एक फ्रेज बना लो, नॉट इन दैट पर्टिकुलर सेंस कि आप कोई एपी स्टाइल या कोई इस तरह का स्टाइल फॉलो करो जिसके अंदर जी आप उस हिसाब से आप रेफरेंसेस दो. तो आप सिर्फ आपने इंडिकेशंस देनी होती हैं सो दैट एग्जामिनर में नो कि आप आगे जो बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें जाके आप कर सकते हैं. थर्ड मेन हेडर में हम जस्ट 2 पॉइंट देंगे. वर्दा ये सर कितने एक पॉइंट्स सवाल नजर है. आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं इसमें. दे आर 6 इन नंबर. ये देखो दो कैसे हुए. ये आपका बी एडर है फॉर एग्जांपल, ये सेकंड एडर में भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं. आप इसको इंक्रीज कर सकते हो. उस वो फॉलो नहीं हुआ वर्दा. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट. मैंने वो सेकंड वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया इसमें. वो एक और तरीका है जिसमें आप थीसिस एंटीथीसिस देते हो. सो वो 90% फिर आपने अपने थीसिस देने हैं और बाकी जो 10% आपने एंटीथीसिस दे के उसको निगेट करना है. दैट इज ऑल्सो अ वे कि आप किस तरह उनको इंटरप्रेट कर सकते हो. बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी उसकी, तो मैं आई केप्ट इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. ओके जी, मूविंग सर एक फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन बॉडी है. पैराग्राफ. मैंने एक उठाया है आर्ग्यूमेंट और उसके ऊपर मैं आपको बॉडी पैराग्राफ बना के दिखाऊंगा. अ, एक के ऊपर बॉडी सर एक पैराग्राफ क्वेश्चन है. बनाकर देना इसलिए ज़रूरी था सो दैट कि आपको पता हो कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर कहीं से भी आर्ग्यूमेंट उठाया जा सके तो उस पर बॉडी पैराग्राफ बन सकता है. तो यू डोंट मैं इर्शा बाद में इस पे करता हूँ आपको आंसर. नहीं, इस तरह नहीं करते, ये नहीं जरूरत होती. जी नहीं, हमने दो स्टांस नहीं लिया, हमने एक ही स्टांस लिया है. बस उससे आधा एग्री किया आधा डिसएग्री किया. अच्छा जी, मूविंग टू सर द एक बॉडी सवाल है. पैराग्राफ. मैंने आपको पहले बताया था कि बर्गर मेथड इस्तेमाल होता है बॉडी पैराग्राफ के अंदर. सो ये आपके सामने मैंने बॉडी पैराग्राफ बनाया है. फॉर एग्जांपल ये जो सी हेडर है इसका सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है ना, अफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, उसके ऊपर ये एक बॉडी पैराग्राफ बनाया है और मैंने सर डिवाइड एक किया क्वेश्चन है इसको आप. कि टॉपिक सेंटेंस क्या होगा. और अच्छा, अब जिसका माइक ऑन हुआ मैं उसको जो है रिमूव कर दूंगा. थैंक यू. अच्छा जी, दिस इज द लास्ट वार्निंग एंड आई एम नॉट ओनली सेइंग इट, आई विल डू इट. ओके जी. सो आपका जो आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है उसके ऊपर ये बॉडी पैराग्राफ आ गया. देखें, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 से हमें पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट क्या है. मैंने ये बताया टॉपिक सेंटेंस के ऊपर लिंक करना है. और ये देखें, टॉपिक सेंटेंस देना है, लिंकिंग सेंटेंस देना है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट 1 है, 2 है, देन एविडेंस देना है, देन आपने एक ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस देना, आपकी मर्जी है, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक हो गया. सो देखें, टॉपिक सेंटेंस का क्या काम था. टॉपिक सेंटेंस के दो काम मैंने आपको बताए. नंबर 1, इसने जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको डायरेक्टली हिट करना है और सेकेंडली मेन हेडर के साथ उसको लिंक करना है. तो देखिए, हमने कनेक्टर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया इन द सिमिलर वे. द फैक्ट दैट effective human resource cannot be produced through online learning
reinstates traditional classroom instruction being more effective than online learning. दोनों काम हो गए, आपने मुझे साथ साथ फॉलो करना है ताकि आपको क्लियर हो। बिल्कुल सवाल बाद में लेंगे अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोनों काम हो गए, हमने टॉप आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली हिट भी कर लिया और उसको टॉपिक सेंटेंस जो हमारा सॉरी मेन हेड है उसके साथ लिंक भी कर दिया, कि हमने बता दिया कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स ऑनलाइन लर्निंग से नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, और ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट कराती है कि जी ट्रेडिशनल क्लास में इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है। देन हमने सिंपल लिंकेज क्रिएट करना था, सो हमने लिंकिंग स्टेटमेंट डाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स रिफ्लेक्ट सॉरी ये रिफ्लेक्ट्स आ गया तो आगे टुवर्ड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ एंड रेलेवेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन। ये जस्ट एक लिंकिंग स्टेटमेंट आ गई इसके अंदर। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। अब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट ये प्रूव करेंगे कि वाई जो आपके ट्रेडिशनल जो सॉरी ऑनलाइन लर्निंग है ये इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करती। तो उसमें मैंने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली अ डायरेक्ट अटैक ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट also it cannot produce professionals required for certain fields. There are clear limitations in case of online learning, whereas traditional classroom instructions has presented itself as the most viable option in such cases. मतलब आप देखें, मैंने आपको आपने फॉर एग्जांपल एक स्किल सीखना है, लेट्स से किसी ने इंजेक्शन लगाना ही सीखना है। सो इंजेक्शन लगाना है आपने फॉर एग्जांपल, तो आप क्या ऑनलाइन सर्च करके, जैसे वो एफएससी में था, मैन डॉक्टर इन हिमसेल्फ, और उस पे उसी की तरह आप खुद ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करो, यू नीड अ पर्टिकुलर एक्सपर्ट हु कैन टीच यू। इन द सिमिलर वे ड्राइविंग है, छोटी सी बात कर लेते हैं, ड्राइविंग आप सीख सकते हो सिर्फ ऑनलाइन सर्च करके, तो डेफिनेटली यू वांट सम फिजिकल इंटरेक्शन ना। तो उसको मैंने फिर इस बात को मैंने एविडेंस के साथ कैसे प्रूव किया कि जी मदीह अफजाल हैज राइटली इंडिकेटेड थ्रू आवर रिसर्च दैट सर्टेन कोर्सेज लाइक वोकेशनल कोर्सेज कैन नॉट बी टॉट और लर्न ऑनलाइन। अब टॉट एंड लर्न दो चीजें बड़ी क्लियर हैं, यहाँ पर फॉर्मल भी आती है और इनफॉर्मल भी आती है एज आई स्टेटेड अर्लियर। सो उसके बाद मैंने फिर एक ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस डाल दिया कि दे रिक्वायर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्निंग ऑफ आर्ट विच कैन ओनली बी डन इन फिजिकल क्लासरूम। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्ट टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस रेप्लिका ऑफ आइडियाज होते हैं बट नॉट रेप्लिका ऑफ वर्ड्स। तो मैंने कह दिया देयरफॉर ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर मोर इफेक्टिव एज इट प्रोड्यूसेस वायबल ह्यूमन रिसोर्स। सो देखें, जो बात शुरू हुई उसको प्रॉपर लिंकेज क्रिएट किया गया, उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट किया गया, देन उसके ऊपर एक एविडेंस दिया गया, देन एक ऑप्शन लिंकिंग सेंटेंस दिया गया और देन कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया गया। देखें, पैटर्न ये फॉलो करना है, आप इससे अच्छे आर्गुमेंट्स दे सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये जस्ट एक फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये कोई आपके पास एक आइडियल बॉडी पैराग्राफ नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट टू लेट यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरह आपने चीजों को लेकर चलना। सो यू आर डन। अगर आपको बॉडी पैराग्राफ क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके जी, देन मूविंग फॉरवर्ड टू दी देखिए आपने सारे बॉडी पैराग्राफ्स इसी तरह बना लेने हैं। आप देखें, आपने इंट्रोडक्शन बना लिया, बॉडी पैराग्राफ बना लिया, देन मूव टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हैज अगेन फोर पार्ट्स। द फर्स्ट इज द थीसिस स्टेटमेंट, और वो रीफ्रेज फॉर्म में की जाती है। देन अ लिंकिंग सेंटेंस, देन लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स। अगेन आपने पहले चार चार अगर डिस्कस कर लिया, अब नीचे से चार चार डिस्कस कर लें, एंड लास्ट बट आपके ऊपर आपकी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट आ जाएगी या गुडविल नोट आ जाएगा। सो देखें, आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये कंक्लूजन के लिए रीफ्रेज कर दी थी स्टेटमेंट, पहले क्या थी वो पढ़ें और आप रीफ्रेज पढ़ें। जो मैंने इंट्रो में लिखी वो ये थी कि देयर इज नो डाउट इन द कन्वीनियंस एंड शॉर्ट टर्म इफेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन लर्निंग। However, the fault lines in the online learning and advantages of traditional classroom instruction number 8 make it a viable substitute to the traditional learning, not a replacement. अब मैंने इसको rephrase किया इस तरह: While the convenience and immediate effectiveness of online learning are indisputable, the existing flaws within this method, alongside the enduring advantages of traditional classroom instruction, present it as a practical substitute rather a wholesale replacement for traditional learning. So again वही बात मैंने rephrase कर दी। इसके बाद आपने लिंकिंग सेंटेंस देना है, उसके बाद आपने लाइन ऑफ आर्गुमेंट। देखिए, अगर 60 से 65% मैं ऊपर कहता हूँ इंट्रोडक्शन में और 60 से 65% मैं नीचे आउट कंक्लूजन में कहता हूँ,
तो विच मीन्स कि अगर टोटल दोनों हेड में 6 थे, पहले आपने 4 4 डिस्कस कर लिए, तो अब नीचे वाले 2 2 जो रह गए हैं और ऊपर वाले 2 रिपीट कर लें, तो अगेन 60 to 65% आपको इधर भी मिल जाएंगे, एंड योर essay will end with an optimistic statement or a goodwill note। ये भी एक सैंपल है इस टॉपिक के रिलेटेड। आप जो है, मैंने ये लिखा था, आप इससे थोड़ा सा डिफरेंट और अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि इट इज एविडेंट दैट द एजुकेशनल लैंडस्केप इज नॉट अ डाइकोटमी बट अ नॉन स्पेक्ट्रम, या मिक्स स्पेक्ट्रम, या अमेलगम कह सकते हो आप इसको। Acknowledging the convenience of online learning and enduring merits of traditional classroom prompts us to embrace a future where both modalities can coexist, complementing each other but not to replace each other in order to create a more versatile and inclusive approach to education. It is not a question of choosing one over the other, but rather understanding their respective strengths, adapting to evolving needs, and fostering a dynamic learning environment that accommodates the diversity of learners and the complexities of knowledge. So that was the end of it। कि जी हमने कोई लड़ाई नहीं करानी इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ऑनलाइन लर्निंग को आप कंप्लीटली ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की जगह ला के रख दो। बट बोथ हैव देयर ऑन, फॉर एग्जांपल एक कन्वीनियंट है, दूसरा अफेक्टिव है। सो बोथ कैन बी यूज इन सच अ वे कि जी आपका जो ये लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको मजीद बेहतर किया जा सके, ताकि आपकी जो है लर्नर्स की डाइवर्सिटी को देखते हुए आप इनको अकोमोडेट कर सकें, या फिर आप नॉलेज की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अकोमोडेट कर सकें। सो बोथ थिंग्स शुड complement each other somehow। So that was the thing। और obviously optimistic statement should be at the end of the conclusion, और इसके बाद आपका जो है ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Let me end the live stream first, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज जो कि CSS 2024 के अंदर अपीयर हो रहे हैं। और एज फॉर द क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, आई विल बी टेकिंग देम इन 2 minutes, बट फर्स्ट आई हैव टू समहाउ एंड द स्ट्रीम, और उसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट।